दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन एक साईफाई मूवी पर है जो साल 2000 में रिलीज हुई थी। जिस मूवी पर कुछ साइंटिस्ट मार्स पर एक खास तरह की एल्गी को उगाते हैं ताकि वहां ऑक्सीजन और पृथ्वी जैसा वातावरण बन जाए, लेकिन बाद में उन्हें ये पता चलता है कि मार्स की एल्गे खत्म हो रही है। इसलिए फिर वो 6 लोगों की टीम को एक मार्स पर भेज देते हैं जहाँ उनका सामना बहुत सारी मुसीबत से होता है और कुछ लोग तो मारे भी जाते हैं। तो क्या बाकी बचे जिंदा लोग सुरक्षित पृथ्वी पर आ पाएंगे, और आखिर ऐसा क्या था मार्स पर जिसकी वजह से वहाँ की एल्गे खत्म हो रही थी? जानने के लिए एक्सप्लेनेशन में एंड तक बने रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत साल 2056 से होती है जहां पृथ्वी पर इंसानों की आबादी 12 बिलियन हो चुकी है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर अब ज्यादा साधन नहीं है और पृथ्वी पर पेड़ पौधों की भी कमी हो चुकी है। वहीं पीने का साफ पानी भी सिर्फ कुछ ही दशकों के लिए बचा है। इसलिए इस समस्या के चलते दुनिया भर के साइंटिस्ट मार्स को इंसानों के रहने लायक बनाने की कोशिश में जुट जाते हैं। जहां नासा में मार्स के ग्लेशियर्स को पिघलाकर वहां ऑक्सीजन पैदा करने वाले एल्गे को उगा दिया गया ताकि वो एल्गे मार्स के वातावरण को ऑक्सीजन से भर दे। लेकिन एक समय ऐसा है जब साइंटिस्ट को पता चला कि मार्स पर ऑक्सीजन बनना बंद हो चुकी है, जिसका पता लगाने के लिए नासा ने 6 लोगों की एक टीम को मार्स की तरफ भेजा, जिस टीम में केट, क्वीन, बर्ड, रॉबी, टेड और चिप होते, जिनमें से केट नाम की महिला उनकी कमांडर होती है, जबकि कुछ लोग साइंटिस्ट और बाकी लोग इंजीनियर होते। इस मिशन में एमी नाम की एक रोबोट को भी उनके साथ भेजा गया था जो सरफेस नेविगेशन में उनकी मदद के लिए भेजा गया होता है। उनके सफर के 180 दिनों के बाद वो सभी मार्स के पास पहुंच जाते जहां हब नाम का एक स्टेशन मौजूद था। दरअसल हब को मार्स की जमीन पर कुछ इस तरह से बनाया गया था ताकि वहां पर साइंटिस्ट की टीम आराम से रह सके। साफ शब्दों में कहे तो हब के अंदर उन सभी को खाने पीने की चीजें और ऑक्सीजन मिल जाती है, क्योंकि वहां पर ऑटोमेटिक प्रोसेस के जरिए आलू और टमाटर उगाए गए थे और साथ ही वहां पीने का साफ पानी भी मौजूद था। अब यहाँ वो लोग मार्स में लैंडिंग करने की योजना बना रहे थे। ये तभी सोलर फ्लेयर की वजह से उनका सिस्टम काम करना बंद कर देता है। इस पर अब उनकी कमांडिंग ऑफिसर केट बाकी 5 को मार्स पर जाने का आदेश देकर खुद स्पेसशिप में आई गड़बड़ी को ठीक करने के काम में लग जाती है। वहीं इधर बाकी सब स्पेस प्रोब के जरिए मार्स की सतह पर जाने लगते हैं, जहाँ उनका प्रोब लैंडिंग के लोकेशन से दूर जाने लगता है, जिस कारण वो लोग अपने रोबोट यानी कि एमी को अलग कर देते ताकि उनका प्रोब सही जगह से ज्यादा दूर ना लैंड करे, वरना उन्हें काफी दूर तक पैदल चल के जाना पड़ेगा। उधर एमी मार्स की सतह पर पहुंचकर एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन एक झटके की वजह से गिरने पर उसमें कुछ गड़बड़ी आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ 5 लोगों की यह टीम जो कि प्रोब में थी, उनकी लैंडिंग भी ठीक तरह से नहीं हो पाती और इसी खतरनाक लैंडिंग में बर्ड को इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि उसके शरीर के अंदरूनी अंगों से खून निकलने लगा है। अब सीन शिफ्ट होकर वापस से केट की तरफ मुड़ती है, जिसकी स्पेसशिप में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग चुकी थी, लेकिन वो समझदारी से काम लेती है और अपना स्पेस सूट पहनकर स्पेसशिप का दरवाजा खोल देती है। अब दरवाजा खोलते ही स्पेसशिप के अंदर मौजूद सारी आग अंतरिक्ष में खींच ली जाती है, जिससे केट की एक मुसीबत तो कम हो चुकी थी। इसलिए वो फिर से स्पेसशिप में आई गड़बड़ी को ठीक करना शुरू कर देती है। फिर आगे हम बाकी लोगों को मार्स पर देखते जो एमी को डिटैच करने के बाद भी हब से काफी दूर लैंड हो गए थे, पर वो लोग अपने डिवाइसेस की मदद से हब की लोकेशन का पता लगाकर वहां जाने के लिए निकल जाते। लेकिन बर्ड को इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो गई थी, इसलिए वो अपने बाकी साथियों को उसे यही छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि वो चलने की हालत में नहीं था। साथ ही साथ उसे ये समझ गया था कि वो अब नहीं बचेगा, इसलिए वो मरने से पहले रॉबी से कहता है कि तुम मेरी पोती के लिए मार्स से एक पत्थर लेकर जाना और उसे बताना कि ये उसके दादा की तरफ से एक आखिरी तोहफा है। जितना कहने के बाद वो अपना दम तोड़ देते। तब बाकी बचे 4 लोग बर्ड की लाश को वहीं छोड़कर हब की तरफ निकल पड़ते, जबकि केट ने अब तक स्पेसशिप को ठीक करके उसके पावर सप्लाई को चालू कर दिया था, जिसके बाद अब उन चारों यानी कि क्वीन, रॉबी, टेड और चिप को हब के पास देखते जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उस टूटे हुए हब को देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर इतना मजबूत हब टूट कैसे सकता है, क्योंकि उसे कुछ इस तरह से बनाया गया था जो मार्स की एक तेज आंधी को भी बर्दाश्त कर सकता था।
इस तरफ केट अपनी स्पेसशिप से उन पांचों को ट्रैक करने की कोशिश करती है, जिसमें उसे बर्ड के बारे में पता भी चल जाता है जो अब मर चुका था, लेकिन बाकी 4 लोगों को वो नहीं ट्रैक कर पा रही थी। वहीं इधर मार्स पर मौजूद ये चारों भी काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं थी और उनका ऑक्सीजन भी सिर्फ 1 घंटे का ही बचा था। साथ ही साथ उन्हें आसपास कोई एल्गे भी नहीं दिखाई दे रही थी। अब यहाँ रॉबी और क्वीन हब के पास बैठकर एक दूसरे से बात करने लगते, जबकि टेड और चिप एक पहाड़ी के पास चले जाते, जो जगह उन्हें बहुत पसंद आती है, लेकिन वहाँ भी एल्गे का नामो निशान नहीं था। तभी टेड और चिप में बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि चिप का कहना था कि टेड एक पायलट होने के बावजूद सही से लैंडिंग नहीं कर पाया, जिस कारण बर्ड की जान चली गई। जिस सब में उनका झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका था, जहाँ गलती से अब चिप का हाथ टेड को जा लगता है और सिंस वो पहाड़ के एकदम किनारे पर खड़ा था इसलिए वो नीचे जा गिरता है, जिससे टेड की मौत हो जाती है। इस पर अब चिप वापस आकर रॉबिन और क्वीन को बताता है कि टेड ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो बिना ऑक्सीजन के दम घुटकर नहीं मरना चाहता था। जो सुनकर रॉबी और क्वीन को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि टेड काफी बहादुर इंसान था जो आत्महत्या नहीं कर सकता। लेकिन वो लोग चिप से बहस नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और जैसे ही उनकी ऑक्सीजन खत्म होगी वो भी मारे जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद उनका ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग तड़पने लगते हैं। तभी रॉबी बेचैन होकर अपना हेलमेट खोलता है, जिससे उसे ऑक्सीजन आने लगती है, जिसका मतलब ये कि मार्स पर ऑक्सीजन मौजूद है। जिस बात से वो और उसके साथी समझ जाते हैं कि एल्गे ने अपना काम कर दिया, पर वो एल्गे उन्हें कहीं नहीं दिखाई देती। दूसरी तरफ केट, जिसने नासा को सारी बात बता दी थी, उसे वापस आने का संदेश मिलता है, जबकि अब मार्स पर हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ इन तीनों के पास उनका रोबोट एमी आता है। एमी अब वहाँ आते उन तीनों पर टूट पड़ता है और उसके हमले में क्वीन की कुछ हड्डियां टूट जाती है, जिस पर अब वो लोग किसी तरह एमी से बचकर वहाँ से भाग निकलते। और अब जैसे कि हम जानते हैं कि क्रैश लैंडिंग की वजह से एमी का सिस्टम खराब हो गया था, इसलिए वो इंसानों को अपना दुश्मन समझकर उस पर हमला कर रहा था। फिर अगले दिन रॉबी अपने साथियों को बताता है कि नासा ने साल 1997 में मार्स पर एक हॉवर भेजा था, जिसमें लगे रेडियो से हम केट को संपर्क कर सकते थे। जो जानकर अब बाकी लोग उस हॉवर को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन उनकी मुसीबत ये थी कि उन्हें पता नहीं होता कि आखिर वो हॉवर उन्हें किस दिशा में मिलेगा। पर भाग्य से उन्हें ये पता था कि हब से हॉवर की दूरी कितनी है, इसलिए वो लोग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के जरिए आखिरकार उस हॉवर की एग्जैक्ट लोकेशन निकाल कर उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते। फिर आखिर में उन्हें वो हॉवर मिल ही जाता है, जिसमें से रेडियो को निकालकर रॉबी उसे ठीक करता है। दरअसल इस रेडियो का पिछले 50 साल से कोई प्रयोग नहीं हुआ था, जिस कारण वो काम नहीं कर रहा था। लेकिन रॉबी उसे ठीक करके अलग अलग सिग्नल भेजने लगता है, जिसमें से कुछ सिग्नल पृथ्वी पर पहुंच जाता है। तब पृथ्वी पर मौजूद साइंटिस्ट की टीम केट को इस बात की खबर करती है कि मार्स पर उसके साथी अब भी जिंदा है, और ये बताकर वो केट को उस रेडियो की फ्रीक्वेंसी देते ताकि वो अपने साथियों से संपर्क कर सके। अब इस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करके केट उनसे बात करती है, जहाँ उसे टेड के मौत की खबर मिलती है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। वहीं अब मार्स पर रिसर्च करने का कोई साधन नहीं था, इसलिए वो उन्हें वापस बुलाने का फैसला करती है, क्योंकि वो लोग ऑक्सीजन होने की वजह से सांस तो ले सकते थे, लेकिन खाना और पानी ना होने की वजह से वो लोग कुछ ही दिन में मारे जाते। फिर केट उन्हें रशियन प्रोब के बारे में बताती है, जो उनकी लोकेशन से काफी दूर पर था और वहां जाने में बहुत समय लगता। जीसी के साथ एक समस्या ये भी थी कि केट का स्पेसशिप 19 घंटों बाद ऑटोमेटिक तरीके से पृथ्वी की तरफ लॉन्च हो जाता, यानी कि उनके पास 19 घंटे से भी कम समय बचा है, जिसमें उन्हें रशियन प्रोब तक पहुंचकर खुद को मार्स की ऑर्बिट में लॉन्च करना होगा। अब इतनी मुसीबत होने के बाद भी वो लोग रशियन प्रोब की तरफ चलना शुरू कर देते, जिसकी लोकेशन केट ने उन्हें बताई थी। यहाँ केट रॉबी को बताती कि उस प्रोब में सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं, जिसका साफ मतलब है कि उनमें से किसी एक शख्स को मार्स पर ही रुकना पड़ेगा, जहाँ रुकने का मतलब मौत है। पर रॉबी ये बात अपने बाकी साथियों को नहीं बताता और फिर वो तीनों आगे बढ़ते रहते। उन्हें अब चलते हुए रात हो जाती है और रात के समय बर्फ का भयानक तूफान भी आ जाता है। इतना कम नहीं था कि एमी भी उन्हें देख लेता है, लेकिन भाग्य से बर्फ का तूफान इतना तेज था कि वो रोबोट उनके पास पहुंचकर उनकी जान नहीं ले पाता। तभी उन तीनों को एक गुफा जैसी जगह मिलती है, जिसमें वो लोग तूफान से बचने के लिए रुक जाते हैं।
यहाँ पर रॉबी क्वीन और चिप से बता देता है कि उस प्रोब में 2 लोगों के बैठने की जगह है, जो सुनकर चिप को रॉबी और क्वीन पर शक होने लगता है, क्योंकि वो दोनों पहले से ही काफी अच्छे दोस्त थे, जिससे चिप को लगता है कि वो दोनों उसे प्रोब में नहीं बिठाना देंगे। इसलिए अब तूफान के रुकते ही वो रॉबी का रेडियो लेकर अकेले ही रशियन प्रोब की तरफ बढ़ने लगता है। इधर रॉबी और क्वीन को जब इस बात की खबर होती है कि चिप वहाँ से रेडियो लेकर भाग गया है, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। पर तभी उन्हें क्वीन के सूट में एमी के कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखाई देती है, जिसमें चिप नजर आ रहा था। वो लोग उस रिकॉर्डिंग में देखते हैं कि एमी ने चिप पर हमला कर दिया, और अब क्योंकि रॉबी को केट ने रशियन प्रोब की दिशा बताई थी, इसलिए वो क्वीन के साथ उसी दिशा में बढ़ता रहता है, जहां अब आगे जाने पर उन्हें चिप की लाश मिलती है। यहाँ वो लोग देखते हैं कि आसपास बहुत सारे एल्गी हुई है, जिसके बीच में चिप की लाश भी पड़ी हुई थी। क्वीन नोटिस करते हैं कि चिप ने अपना हेलमेट लगा रखा है, जबकि इस जगह पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि ये एल्गी ऑक्सीजन पैदा कर रही थी। उसे अब ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि आखिर चिप ने हेलमेट क्यों लगाया। वहीं अब तक उन्हें ये भी समझ आ गया था कि वो एमी के हमले में नहीं मरा है। हालांकि क्वीन इन बातों पर ज्यादा ध्यान ना देकर चिप को ऑक्सीजन टैंक निकालने लगता है, जिसमें अब भी थोड़ी ऑक्सीजन बची थी, जिसे वो लोग बाद में प्रयोग कर सकते हैं। वो अब कटिंग टॉर्च से उसके सूट को काट ही रहा था कि तभी चिप के शरीर में छोटे छोटे धमाके होने लगते हैं, मानो उसके शरीर में पटाखे फूट रहे हो। जीसी के साथ क्वीन को कुछ कीड़े भी दिखाई देते, जो देखकर वो समझ जाता है कि इन कीड़ों ने चिप की जान ली है। दरअसल इन कीड़ों ने एल्गी को खा लिया था, और उसे खाने की वजह से ये कीड़े ही ऑक्सीजन बना रहे थे, और यही वजह थी कि मार्स पर एल्गी के ना दिखने के बावजूद उन सभी को सांस में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, क्योंकि मार्स के ये एलियन कीड़े एल्गे खाकर ऑक्सीजन पैदा कर रहे थे। और सीन सुन के शरीर से ऑक्सीजन निकल रही थी, इसलिए फिर से टॉर्च के आग के संपर्क में आते ही वो कीड़े पटाखों की तरह फट रहे थे। क्वीन अब कुछ कीड़ों का सैंपल जमा करके इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि इन कीड़ों ने ही खाने की तलाश में हब को नष्ट किया होगा, क्योंकि हब में भी ऑक्सीजन पैदा करने वाली चीजें थी, जैसे टमाटर और आलू के पौधे। साथ ही साथ वो रॉबी को ये भी बता देता है कि अगर इन कीड़ों को पृथ्वी पर ले जाया जाए तो ये इतनी ऑक्सीजन पैदा करेंगे जिससे पृथ्वी के एनवायरनमेंट को फिर से ठीक किया जा सकता है। पर वो ये सब उसे समझा ही रहा था कि तभी क्वीन के ऊपर वो कीड़े हमला कर देते, जिससे वो समझ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा। इसलिए अब वो रॉबी को कीड़े का सैंपल देकर फिर से टॉर्च जला देता है, जिससे एक तेज धमाके के साथ सारे कीड़े मारे जाते हैं। पर अब अपने दोस्त को मरता देख रॉबी की हिम्मत जवाब दे देती है, इसलिए वो प्रोब तक जाने का फैसला बदल देता है, जिस पर अब केट उसे हिम्मत देती है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए अब रॉबी किसी तरह उस रशियन प्रोब तक पहुंच जाता है, पर उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है, जो देखकर उसे बहुत निराशा होती है। इसलिए वो केट को क्वीन के द्वारा बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन देकर उसे कहता है कि तुम बाकी साइंटिस्ट को इस बात की खबर करो, ताकि वो लोग किसी दूसरी टीम को मार्स पर भेजकर इन कीड़ों का सैंपल ले जा सके। रॉबी अब जब केट को ये सब बात बता ही रहा था कि तभी उसी एमी का ड्रोन दिखाई देता है, जिसका मतलब ये कि एमी वहाँ भी आ गया है। तभी फिर उसे कुछ चमकता है, इसलिए वो बड़ी चालाकी से एमी की बैटरीज निकालकर उसे प्रोब में लगा देता है, जिससे प्रोब शुरू हो जाता है। उधर केट के भी वापस जाने का समय आने वाला था, जिसका मतलब ये कि अगर रॉबी समय से मार्स की ऑर्बिट में नहीं पहुंचा तो केट का स्पेसशिप पृथ्वी की तरफ चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होने से पहले वो प्रोब को लॉन्च करके केट के स्पेसशिप तक जा पहुंचता है, जिसने पृथ्वी की तरफ जाना शुरू भी कर दिया। तब केट खुद को रॉबी के प्रोब की तरफ लॉन्च करके उसे वापस अपनी स्पेसशिप में ले जाती है, जिससे आखिरकार रॉबी की जान बच जाती है। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।